हेलो गाइस, वेलकम टू द सीए कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। सो आज आ गए हैं हम अपनी एक नई सीरीज में जिसमें आपको आपका सेट बीएसपीओ में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करवाने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं जो आपको चैप्टर कराने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 6, स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, क्योंकि ये चैप्टर आपके एसपीएम एग्जाम में काफ़ी वेटेज रखता है। देखिए, स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझाने चाहता हूँ। देखिए, जो सेल है हमारी वो है 100 यूनिट्स की एट द रेट 10 पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी एट द रेट 4 पर यूनिट। फिर वो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो है हमारी 300 रुपीज़ की। और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अपना प्रॉफिट मिलता है। ये सभी आप जानते ही हैं। इसी चीज को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए, इसी चीज को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितनी थी हमारी, 1000 की सेल हो गई हमारी। देखिए क्या लिया था हमने, 100 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट, 10,000 वो 1000 की सेल हो गई। इस हिसाब से जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 400 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन निकल के आया 600 का हमारा कंट्रीब्यूशन। लेस हम करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अपनी। फिक्स्ड कॉस्ट कितने की बता रखी थी, 300 रुपये की बता रखी थी। जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है वो 300 का हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। बट अब ये हमसे पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा। कॉन्ट्री इज इक्वल टू में फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वही आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब इसको निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का। अब जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है 300 की, और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितना होगा, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू में 6। इस हिसाब से जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है वो 50 यूनिट्स का ब्रेक इवन निकल के आता है। अब जो 50 यूनिट्स का ब्रेक इवन निकल के आता है, मैं आपको उसको प्रूफ करके भी बताता हूँ कि प्रॉफिट उस ब्रेक इवन पे इक्वल होगा। देखो, जैसे हमारा बीईपी है, 50 यूनिट्स हमारी बीईपी की है। 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 का हमारा सेल्स आ गया, 200 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 300 का, 300 का कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 300 की। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, प्लस में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट से इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अपना जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, एसपीओएम का जो ये पेपर है एस कॉस्ट का, ये केवल आप अगर जो मेरी बताई हुई चीजें कर जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बात करता है हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पढ़िए कि ये पूछता क्या है हमसे। ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड द प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये मतलब इसमें दो मेथड फॉलो हो रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो हो रहा है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो हो रहा है। अब इसमें दोनों में ही वो हमसे पूछ रहा है, दोनों में ही आप ब्रेक इवन निकाल के दो और दोनों में ही आप प्रॉफिट निकाल के दो। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पढ़ते हैं क्या लगा है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10 लाख के अंदर है ट्रेडिशनल सिस्टम में, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारी 8 लाख है। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इन्होंने एक और बात कही है, जो बची हुई 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कॉस्ट ड्राइवर से वेरी करती है। मतलब जो हमारा कॉस्ट ड्राइवर है इस केस में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फॉर दीज स्टील सपोज टेक प्लेस इन द बैच, 25 यूनिट के बैच में प्रोड्यूस होता है। मतलब एक तरीके से जो बैच है, नंबर ऑफ बैचेस, वो कॉस्ट ड्राइवर है 2 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। मतलब
होने के लिए तो जो बचे हुआ 2 लाख है वो भी फिक्स्ड है, बट वो कॉस्ट है जो आपकी वेरी कर जाती है। कॉस्ट ड्राइवर, जो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वो है नंबर ऑफ बैचेस। अब देखिए जो नंबर ऑफ बैचेस कितने बनते हैं, हमको 10,000 चिल्ड्रन साइकिल्स प्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए अगर हम 25 पर बैच प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे कितने सेटअप बनेंगे, वो 400 सेटअप। कहने का मतलब ये हो गया, जो आपका कॉस्ट ड्राइवर है वो सेटअप है, नंबर ऑफ सेटअप्स आपके कॉस्ट ड्राइवर है, और जो एक कॉस्ट ड्राइवर की कॉस्ट है वो 500 है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 400 इंटू 500 कितना होता है, 2 लाख होता है, तो 2 लाख ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आती है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है। इसी को चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या रहा है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो सेलिंग प्राइस कितना है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा 8,000 का अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम। और जो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखी है, 7,500 की। इस हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो 500 का निकल के आता है। और फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कितनी दे रखी है, 10 lakhs की, हम अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम। इस हिसाब से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया, फिक्स्ड कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट हमको दे रखी है 10 lakhs की, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जैसा कि आप देख रहे हैं 8,000 माइनस 7,500, मतलब 500 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो आपका 2,000 यूनिट्स की आगे ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाता है। अब वो दूसरा हमसे पूछा प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा। आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन 500 का है, तो 500 के कंट्रीब्यूशन इनटू जो आपकी यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स है आपकी 10,000, 500 इंटू 10,000 जब आप करेंगे तो आपका जो वो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन 10 lakhs का, टोटल कंट्रीब्यूशन जो निकल के आएगा 500 इंटू 10,000, 50 lakhs का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, जिसमें से आप 10 lakhs की अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। 10 lakhs की फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 40 lakhs का। ऐसे ही हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है वो भी 8,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा जो निकल के आता है वो 500 निकल के आता है। लेकिन जो हमने देखा, जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है उसमें 8 लाख तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही है, प्लस में एक चीज और हमको दे रखी है, जो 2 लाख की कॉस्ट है वो वेरी कर जाती है। बट जो कॉस्ट वेरी कर रही है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर वेरी कर जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, है वो फिक्स्ड नेचर की। फिक्स्ड नेचर की इसलिए है क्योंकि वो पर यूनिट के साथ वेरी नहीं कर रही, वो कर रही है पर सेटअप के साथ वेरी कर रही है। सेटअप के साथ वेरी करने का मतलब है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस हिसाब से जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई वो 8 lakhs की आ गई, प्लस में 400 इंटू 500 हमारे सेटअप्स थे। तो इस हिसाब से जो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारी 10 lakhs की। 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है 2,000 यूनिट्स का। ऐसे ही आप देखेंगे जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि कंट्रीब्यूशन 500 का है, 500 का हमारा कंट्रीब्यूशन और 10,000 हमारी यूनिट्स हैं, तो इस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो 50 lakhs का निकल के आता है। 50 lakhs में से आप 10 lakhs की फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो 40 lakhs निकल के आएगा प्रॉफिट आपका। ब्रेक इवन और प्रॉफिट हमने फर्स्ट पॉइंट आपका सॉल्व कर दिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है देखिए, एज अ प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ द सेटअप एज मिनिमम। मतलब कहने का ये है इसका कि जो अब तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपकी जो वो 2 लाख की कॉस्ट थी, जो नंबर ऑफ सेटअप उसका कॉस्ट ड्राइवर था, अब वो उसको कम करना चाहते हैं। वो कम कितना करना चाहते हैं, पहले हमारे 400 सेटअप हो रखे थे, अब वो लोग चाहते हैं कि वो 400 सेटअप से रिड्यूस होकर 200 सेटअप ही हो जाए। मतलब आपकी एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं हमसे कि आप एनालाइज कीजिए तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक प्रॉफिट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे ही आप उसको 400 सेटअप से 200 सेटअप करते हैं तो आपकी एक एडिशनल कॉस्ट और इनकर्ड होती है जो है 50,000 पर मंथ की। अब देखिए इस सिनेरियो में क्या होगा। इस सिनेरियो में आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगी 8,000, प्लस में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी सेम रहेगी, कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा 500 रुपीज का। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई, 8 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है, प्लस में जो आपकी इसको मत देखिए, अब मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता दूं। 8 लाख आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी, प्लस में जो आपके कितने सेटअप कर दिए उन्होंने, 200 सेटअप कर दिए इंटू 400। एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं जा रहा। उन्होंने सेटअप कितने कर दिए हमारे, सेटअप 200 कर दिए, और इस सेटअप की कॉस्ट कितनी बताई थी हमको, 500 बताई थी, सही है। 200 अपने सेटअप हो गए और इस सेटअप की कॉस्ट उन्होंने बताई हमको 500 रुपए। प्लस में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, जो एक एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इंकर हो रही थी 50,000 की, क्योंकि जो सेटअप को रिड्यूस करने के लिए हो रही थी। तो इस हिसाब से जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी हुई, 200 इंटू 500, 1 लाख प्लस 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख 50,000 की हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई।
जब हमारी 9,50,000 की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, तो 9,50,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट थी हमारी 500। इस हिसाब से जो नया ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल के आता है वो है आपका 900 यूनिट्स का। देखो 900 यूनिट्स का ही इन्होंने निकाल रखा है, बट इनका करने का तरीका कुछ और अलग है, लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई? 8 लाख प्लस में 2 लाख इंटू 500 प्लस में 50,000 की आपकी ये हमारी 9,50,000 की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हुई। डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि है 500। इस हिसाब से जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है वो आता है 900 यूनिट्स का, वो सॉरी 1900 यूनिट्स का, 1900 यूनिट्स का निकल के आता है। अब दूसरा ये पूछ रहा है हमारा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भैया देखो प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालने के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा था वो 500 रुपए था। 500 इंटू 10,000 यूनिट आप सोल्ड कर रहे थे, लेस में आप करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में कितनी हुई हमारी? 9,50,000 की। तो ये जो हमारा प्रॉफिट निकल गया है 50 लैक्स में से 9,50,000 लेस करेंगे आप, तो 40,50,000 का आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। देखिए ऐसा ही इसमें निकाल रखा हो, 40,50,000 का आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या पूछ रहा है हमसे। तीसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है व्हेन शुड द लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेटअप। इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, देखो लेबर होती है उसकी कॉस्ट को कब इंक्लूड करोगे आप अपनी कॉस्ट में। लेबर की कॉस्ट को तीन केस बनते हैं आपके इंक्लूड करने के। सबसे पहले एक तो फर्स्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट केस ये बनता है जो आपकी लेबर थी वो आपने टेम्परेरी हायर करी। एक सेकेंड, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि लेबर कॉस्ट के बारे में। लेबर कॉस्ट के तीन सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या बनता है कि जो आपकी जो लेबर कॉस्ट लेबर थी वो आपकी आइडियल लेबर थी। मतलब आइडियल लेबर का मतलब क्या था कि आपने लेबर परमानेंटली हायर कर रखी थी। आप इमेजिन करके चलिए आपका एक बिजनेस चल रहा था, उसमें आपकी जो लेबर थी वो परमानेंटली हायर हो रखी थी, उसको परमानेंट वेजेस पे वो हायर थी। अब वो कुछ समय ऐसा आया वो जो लेबर थी वो आइडियल हो गई। मतलब आइडिया मतलब खाली थी, तो उस खाली टाइम में आपने उससे प्रोडक्शन करा लिया। तो उस खाली टाइम में जब आप उससे प्रोडक्शन करा रहे हो तो फिर उस केस में आपको जो लेबर की कॉस्ट है वो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट जो आपने लेबर हायर करी वो आपकी परमानेंट लेबर थी और उस पीरियड के दौरान वो लेबर आइडियल थी। दूसरा केस क्या बनता है, आपकी जो परमानेंट लेबर थी वो उस दौरान आइडियल नहीं थी, नॉट आइडियल। आइडियल नहीं थी मतलब कहने का क्या है कि जब जो आपका दूसरा बिजनेस चल रहा था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहा था, उसमें जो लेबर लगी हुई थी उसके पास करने के लिए काम था, उस उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने के लिए था, लेकिन फिर भी आपने उधर से उस लेबर को हटा के अपने इस प्रोडक्शन में जो नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया है उसमें लगाया। देन उस केस में जो आपकी लेबर की कॉस्ट है वो इंक्लूड की जाएगी। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस ये बनता है कि आपने मतलब अलग से ही लेबर हायर करी, न्यू लेबर हायर करी। अगर आपने न्यू लेबर हायर करी है देन उसमें तो आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। देखो तीन केस क्या बने, तीन केस को मैं आपको समझाता हूँ। पहला केस ये था कि आपका कोई और बिजनेस चल रहा है जिसमें आपकी परमानेंट लेबर हायर है। परमानेंट लेबर हायर तो उसमें दो केस बनते हैं, या तो लेबर आइडियल बैठी थी मतलब खाली बैठी थी, या खाली नहीं बैठी थी। अगर खाली बैठी थी तो भैया उस लेबर कॉस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लेबर खाली नहीं बैठी थी, अगर वो लेबर खाली नहीं बैठी थी उसके पास काम था फिर भी आपने उस काम को छुड़वा के नया प्रोडक्शन करवाया, देन उस केस में आप उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। तीसरा केस क्या बनता है, आपने नई अलग से लेबर हायर करी, देन उस केस में तो आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे लेबर कॉस्ट। तो वो सेम ऐसा ही लिखा हुआ है आपका इसमें। जो आपका आंसर है थर्ड पॉइंट का वो यही लिखा हुआ है। देखो परमानेंट लेबर थी हमारी जो आइडियल थी, वो अदरवाइज आइडियल इंक्लूडेड इन द सेटअप, वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेटअप को। जो आइडियल लेबर थी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो परमानेंट लेबर थी हमारी जो फुली इंगेज थी मतलब नॉट आइडियल थी, तो उसकी केस उसकी जो कॉस्ट आएगी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम इंक्लूड करेंगे। तीसरा केस क्या बनता है, आपने कोई भी टेम्परेरी लेबर हायर करी तो उसकी कॉस्ट को तो आप इंक्लूड करोगे ही करोगे, विल वुड बी इंक्लूडेड इन द सेटअप कॉस्ट। देखो चौथा पॉइंट ये बकवास है, आपका एसपीएम पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, आपको ये थ्योरी का पॉइंट है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है।
देखिए सॉरी, चलते हैं। देखिए चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, जैसे मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कंप्यूट द यूनिट एंड द प्रोडक्शन रन। यूनिट्स की बात कर रहा है कुछ, तो और कुछ प्रोडक्शन रन्स की बात कर रहा है। एट द ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन पे कितनी यूनिट्स आएंगी तो कितनी प्रोडक्शन रन आएगी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। करंट सिचुएशन थी हमारी, सेलिंग प्राइस दे रखी है, डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है हमको, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स वगैरह ये सारी चीजें दे रखी है हमको। कंपनी ने एबीसी शुरुआत करी। कंपनी ने देखा कि जो उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी वो 96,000 की थी, जिसमें से कि 72,100 की रिमेन एनालाइज, मतलब जो रेस्ट ऑफ कॉस्ट थी 96,000 लेस 72,100, 23,900 की कॉस्ट उसने एनालाइज करी एबीसी कॉस्टिंग की थ्रू। बाकी जो रेस्ट कॉस्ट बची वो एनालाइज नहीं हो पाई। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है प्रपोज सिचुएशन में। प्रपोज सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस होगा। सेलिंग प्राइस लेस में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 5 पर यूनिट का आएगा। अब बची हमारी फिक्स्ड कॉस्ट निकालने की। देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी प्रपोज्ड कंडीशन में। पहले हम देखते हैं करंट सिचुएशन में हमारा क्या सीन है। करंट सिचुएशन में एक तो हमको पता है 72,100 हमारी है। बाकी जो 23,900 कॉस्ट है वो कैसे कैसे डिवाइड करी गई है। हमको नंबर ऑफ सेटअप्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ रन्स दे रखी हैं, 42 रन हो रखी है हमारी। और प्रोडक्शन पर रन कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी, प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन 960, इतनी यूनिट्स हमारी पर रन में प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हो रही हैं। और टोटल नंबर ऑफ रन है 42 रन। कॉस्ट ऑफ सेटअप दे रखी है 450 हमको। एक सेटअप की इंजीनियरिंग कॉस्ट दे रखी है पर आवर की, और इंजीनियरिंग चार्ज दे रखे हैं। तो देखते हैं क्या है अपना। देखिए करंट सिचुएशन में हमने देखा जो अपनी यूनिट्स कितनी होंगी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने बताया आपको, प्रोडक्शन पर रन में कितनी हमारी 960 यूनिट बन रही है, क्वेश्चन में भी गिवन है आपको। और टोटल नंबर ऑफ रन्स कितनी है हमारी 42 रन है। इस हिसाब से जो हमारी यूनिट्स बनेंगी, यूनिट्स कितनी होंगी हमारी 40,320 यूनिट्स हमारी टोटल प्रोड्यूस होनी है। अब जो प्रपोज सिचुएशन है, प्रपोज सिचुएशन में भी हमको, बेशक हम एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिट्स होंगी वो तो सेम ही रहेंगी ना। इसलिए हमारी जो यूनिट्स होंगी वो भी सेम होंगी 40,320। अब बात आती है कि जो अब इसमें दे रखा है हमको, इसमें हमको दे रखा है, देखो इसमें अब हमको जब एबीसी कॉस्टिंग बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी यूनिट्स हैं वो तो सेम रहेंगी ना 40,320। इसलिए जो प्रपोज सिचुएशन में जो यूनिट्स हैं वो भी 40,320 ही है। अब बात आती है जो हम प्रपोज स्कीम है उसमें जो प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन है वो कर दिए हमने 1008। तो इस हिसाब से हम जब 40,320 को 1008 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रन्स निकल के आ जाएंगे। ऐसा ही हमने किया है। देखो टोटल नंबर ऑफ रन्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी 40,320 टोटल यूनिट्स थी, बट पर रन में हमारी 1008 यूनिट बन रही है। इस हिसाब से जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रन्स या सेटअप होंगे वो होंगे 40 सेटअप। 40 सेटअप होंगे। और हमको इंफॉर्मेशन गिवन है जो इंजीनियरिंग आर्ट्स से करंट सिचुएशन में वो हमारे 500 थे, और जो प्रपोज थी वो 422 थे। और रेट हमको गिवन है करंट का, लेकिन प्रपोज का गिवन नहीं है। लेकिन जब हमारा करंट सिचुएशन में 10 रेट चल रहा है और हमको प्रपोज के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम तो एज्यूम यही करके चलेंगे जो प्रपोज सिचुएशन है उसमें भी 10 का ही रेट होगा। अब देखो बात आती है हमारी ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की अंडर द प्रपोज सिनेरियो। प्रपोज सिनेरियो में अब हमको ब्रेक इवन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमको पता है जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो एनालाइज नहीं करी गई है वो कितनी है 72,100। तो एक ऐसी कॉस्ट है जो अभी तक एनालाइज हुई नहीं है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है। बाकी हमने देखा कि जो हमारे इंजीनियरिंग आर्ट्स हैं वो कितने हैं। इंजीनियरिंग आर्ट्स हमको दे रखे हैं 422 × 10। प्रपोज सिचुएशन की बात है। प्लस में हमने बात करी कि जो हमारे सेटअप्स हैं, सेटअप्स कितने हमारे 40 सेटअप अभी हमने निकाले। इनटू पर सेटअप की कॉस्ट कितनी दे रखी है उस क्वेश्चन में दे रखा है कि डिक्रीज बाय 90। जो कॉस्ट पर सेटअप है पहले 450 थी, अब वो 90 रुपए से घट गई है। इसका मतलब कितनी कॉस्ट हो गई, वो 350 की हो गई। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया आपका 5 पर यूनिट। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए आपकी कितनी कॉस्ट आती है।
40 इंटू 360 प्लस 72,100, ये आपकी 90,720 की आपकी जो कॉस्ट निकल के आती है। 90,720 की फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आती है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है वो आता है 18,144 यूनिट्स का। 18,144 यूनिट का आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है। सेम आपको दे रखा है 18,144 का, प्लस में उसने पूछी है जो ब्रेक इवन पे हमारी प्रोडक्शन रन कितनी होगी। हमको पता है कि 18,144 यूनिट हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है, प्लस में एक रन में हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1,008 यूनिट्स हम एक रन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी टोटल रन होंगे वो कितने होंगे, 18 रन होंगे, क्योंकि हमने 18,444 यूनिट टोटल है, डिवाइडेड बाय एक रन में कितनी यूनिट्स हो रही हैं, 1,008, तो हमारी जो रन निकल के आते हैं वो आते हैं 18 रन। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और दूसरा पॉइंट में पूछ रहा है वेदर रिमेनिंग फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज करें, मतलब जो बची हुई 72,100 की कॉस्ट है क्या उसको भी एनालाइज करें। भैया बिल्कुल करना। देखो थ्योरेटिकल आपका एग्जाम है नहीं, इसलिए मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन बता नहीं रहा, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कहना कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जब आप कर रहे हो तो आपको कॉस्ट ड्राइवर पता चल रहे हैं कि जो कॉस्ट है आपकी वो कौन कौन से ड्राइवर से अफेक्ट हो रही है, कौन कौन से ड्राइवर से वेरी हो रही है, जिससे कि आप उस कॉस्ट ड्राइवर पे कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बात करता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कुछ तो हमको पूछा है कि पर पैसेंजर किलोमीटर कितना फेयर होगा अगर हम 20% का मार्कअप ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या लिखा है इसमें, 15 बसेस चलती हैं, जो टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमको दे रखा है ये क्या है हमारा टोटल पैसेंजर किलोमीटर, 2,51,85,000 टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर एनम है 15 बसेस का। 100% लोड पे हमारी बस चल रही है, परचेज प्राइस 44 लाख का है, जिसमें से कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,50,000। इससे सीधे की सीधे आप कैलकुलेट कर लीजिए जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा। 44 लाख लेस 5,50,000 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 7,70,000 का तो डेप ही हो गया, 7,70,000 का डेप। जब 7,70,000 का डेप हो गया, फिर आगे देखते हैं हम आगे क्या दे रखा है हमको। आगे दे रखा है क्वेश्चन में सिटिंग कैपेसिटी बस की वो 42 है एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ईच बस एज अ माइलेज 5 किलोमीटर का उसका माइलेज है, 66 रुपये पर लीटर का वो चलता है। लुब्रिकेंट की वो कॉस्ट दे रखी है आपको, बाकी सब कुछ फिक्स्ड कॉस्ट दे रखे हैं इंश्योरेंस वगैरह की। तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट को डाल दीजिए, इंश्योरेंस का 55,000, गैराज का 33,000, रिपेयर मेंटेनेंस का 55,000। फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले इंसर्ट कीजिए क्वेश्चन आंसर में। देखिए इंश्योरेंस का 55,000, गैराज का 33,000, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, एज इट इज हमने उतार उतार दिए क्वेश्चन में से। देखो ड्राइवर के बारे में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ड्राइवर के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी पे करती है 27,500 पर मंथ पे करती है एक ड्राइवर, प्लस में 2 उसके अटेंडेंट्स है। तो 27,500 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 3,30,000 तो हमारी ड्राइवर की कॉस्ट आ गई, प्लस 2 अटेंडेंस है, 2 अटेंडीज की। फिर हम बात करते हैं, देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दे रखा था, फिक्स्ड नेचर का खर्चा है 55,000 का। और क्या दे रखा है, अब देखो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने होंगे। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 2,51,85,000 हमको दे रखा है, 2,51,85,000 हमको पैसेंजर किलोमीटर दे रखे हैं। बट ये जो पैसेंजर किलोमीटर हमको दे रखे हैं, ये कितनी बसेस के लिए दे रखे हैं, 15 बसेस के लिए दे रखे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा एक बस का पैसेंजर किलोमीटर कितना आएगा, 2,51,85,000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे आप, तो आपका आएगा 16,79,000 पर बस का पैसेंजर किलोमीटर आ गया आपके। बट अब आप देखिए इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी दे रखी है वो 42 दे रखी है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर की सीट तो हटा दी, बट 2 अटेंडेंस है उनकी सीट भी तो होगी। तो इस हिसाब से जो आपकी सीटिंग कैपेसिटी होगी बस में 100% लोड पे चल रही है, तो डिवाइडेड बाय 40 करोगे आप। जब आप डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आपके जो पैसेंजर किलोमीटर निकल के आएंगे पर बस के वो आएंगे 41,975। इसके आगे अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ तो हम देख रहे थे कि हमारे जो पर पैसेंजर किलोमीटर कितने निकले, 41,975 हमारे पैसेंजर किलोमीटर निकलते हैं। फिर
अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपना जो कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स है। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स कितने दे रखा है हमको? कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट्स हमको दे रखा है 3300 पर 1000 किलोमीटर। तो हमारा जो वो है किलोमीटर 41,975 डिवाइडेड बाय करेंगे हम कितना 1000 इंटू करेंगे हम 3300। देन जो आपकी लुब्रिकेंट की कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 1,38,517.5। फ्यूल कॉस्ट उन्होंने बताया था हमको कि जो आपकी माइलेज है वो 5 पर किलोमीटर की है और जो एवरेज फ्यूल कॉस्ट है वो 66 पर लीटर है। तो इस हिसाब से आप कीजिए फ्यूल कॉस्ट के लिए 41,975 डिवाइडेड बाय आपकी जो माइलेज है वो है 5 किलोमीटर की और जो पर किलोमीटर एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी है आपकी 66 है। इसको आप सॉल्व करेंगे 41,975 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 66। देन जो आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है वो आती है 5,54,070। रूट एंड परमिट चार्जेस देखो उसने बता रखा है क्वेश्चन ने कि 20,000 पहले 20,000 किलोमीटर के लिए 5500 है और बाकी के बचे हुए बाकी के जो रेस्ट एडिशनल है वो किलोमीटर्स के लिए 5000 किलोमीटर के लिए 2200 है। देखो इधर लिखा हुआ है रूट परमिट चार्जेस 20,000 फॉर 5500 किलोमीटर और बाकी जो 5000 किलोमीटर और बचा हुआ पार्ट है उसके लिए 2200। तो हमारे 41,000 जो किलोमीटर चले 41,975 जो भी किलोमीटर चले तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए आप कीजिए 20,000 किलोमीटर के लिए सीधे सीधे 5500 हो गए रूट चार्जेस प्लस जो बचे हुए आपके 21,975 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कीजिए आप इससे 5,000। देन आपको आंसर मिलेगा 4.395। 4.395 को आपको करना है नियर बाय राउंड ऑफ करना है मतलब 5 इंटू 2200 करेंगे आप। ये इसलिए किया हमने क्योंकि इसमें लिखा है कि एडिशनल 5000 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर 5000 एक भी है तो फिर वो 5000 एक का मतलब हो गया आपका एक 2200 प्लस 2200 मतलब एक किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा भी चल गया तो फिर आपकी 2200 रुपए की कॉस्ट लगेगी। इस हिसाब से 5 इंटू 2200 प्लस 5500 आपके जो रूट चार्जेस आएंगे वो आते हैं 16,500 के। 16,500 के आपके हुए रूट चार्जेस। देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या दे रखा है 16,500 के ही आपके रूट चार्जेस दे रखे हैं। अब तक हमने पूरी टोटल कॉस्ट निकाल ली। क्वेश्चन में दे रखा है 20% मार्कअप लेंगे ऑन कॉस्ट। तो इसका आप कैलकुलेट कीजिए जो टोटल कॉस्ट है उसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा निकल के आपका जो प्रॉफिट है मार्कअप निकल के आ जाएगा। देन आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है हमसे पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अब हमने देखा 41,975 हमारे पैसेंजर किलोमीटर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 23,42,505 डिवाइडेड बाई 41,975 हमारे किलोमीटर चले। जो पैसेंजर किलोमीटर है वो है हमारे 16,79,000। सॉरी मैंने इधर मिस्टेक से गलत लिख दिया। ये हमारे 16,79,000 पैसेंजर किलोमीटर। पर बस के पैसेंजर किलोमीटर तो हमारे इतने ही है तो 23,42,505 जब हम डिवाइड करेंगे 16,79,000 से देन हमारे जो पैसेंजर किलोमीटर की पर पैसेंजर किलोमीटर जो आएगा वो आएगा आपका 1.395। ये पर पैसेंजर किलोमीटर की आपकी कॉस्ट लगेगी। देखो 1.395 मैंने निकाला ऐसे ही आपका 1.395 रेट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपसे कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो हाईली रेगुलेटेड है और गवर्नमेंट चाहती है कि 1.35 रहे रेट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। अब इस केस में आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा जब इन्फ्लेशन रेट आपका 8% है। कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट 8% है और गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिया है वो 1.35 कर दिया है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। देखो इसके लिए क्या करना है जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसका था कभी भी रेट बढ़ेगा ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहेगी। जैसे कि आपकी जो वो है गैरेज चार्जेस है। एक सेकेंड। हाँ देखिए क्या था सेकंड पॉइंट पूछ रहा था हमसे कि आपके जो गवर्नमेंट ने फेयर फिक्स कर दिया 1.35 जो कि रेगुलेटेड हो चुका है और 1.35 ही रहेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। अब वो इन्फ्लेशन रेट बताया 8% का 8% का उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट है। अब देखिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो उन्हीं कॉस्ट में तो लगेगा जिनका आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आप एक्चुअल में पेमेंट किस किस कॉस्ट का करेंगे। इंश्योरेंस की कॉस्ट का एक्चुअल में पेमेंट होगा गैराज की कॉस्ट का एक्चुअल में पेमेंट होगा। बट क्या आपकी डेप्रिसिएशन का कॉस्ट का कहीं पेमेंट करते हो आप इसलिए इन्फ्लेशन की कॉस्ट को उसमें कंसीडर नहीं करेंगे 8% को।
बाकी आप सब में आपकी इन्फ्लेशन कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। और एक आपका रूट परमिट चार्जेस में आपका इन्फ्लेशन की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूट परमिट चार्जेस की कॉस्ट है वो आपको क्वेश्चन में ही फिक्स दे रखी है कि 20,000 किलोमीटर के लिए 5500 है और बाकी जो रेस्ट किलोमीटर के लिए वो 2200 है। तो ये एक तरीके से फिक्स्ड ही हो गई, इसलिए हम रूट परमिट चार्जेस में भी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे जो आपका इन्फ्लेशन रेट है। तो इस हिसाब से जब हमारा 8% का इन्फ्लेशन रेट है तो आप कैलकुलेट कीजिए, जो इंश्योरेंस पहले 55,000 का था, 55,000 प्लस आप 8% और कर दीजिए, देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 59,400 आ जाएगा। ऐसे जो गैराज चार्जेस पहले थे उसमें 8% ऐड किया हमने, डेप्रिसिएशन एज इट इज रहेगा आपका, रिपेयर मेंटेनेंस में 8% ऐड किया, लुब्रिकेंट्स में 8% ऐड किया, फ्यूल में 8% ऐड किया, ड्राइवर की सैलरी में। रूट परमिट चार्जेस में इसलिए ऐड नहीं करेंगे हम क्योंकि जो रूट परमिट चार्जेस है वही है, वैसे भी फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि हमको साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 किलोमीटर के लिए 5500 और रेस्ट किलोमीटर के लिए 5,000 किलोमीटर के लिए 2200। अब भैया जब क्वेश्चन में ही हमको दे रखा है कि 20,000 किलोमीटर के लिए, अब ऐसा तो है नहीं है जो पहले साल बस चली वो कम किलोमीटर चली, दूसरे साल ज्यादा चली। हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं जो हमारी बस चली है वो पहले साल भी उतने ही किलोमीटर चली है, दूसरे साल भी उतने ही किलोमीटर चली है, इसलिए हमने जो रूट परमिट चार्जेस है उसको एज इट इज रखा है। तो इस हिसाब से हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है वो आती है 20,45,334 की। टोटल रेवेन्यू, रेगुलेटर रेवेन्यू क्या होगा हमारा, जो गवर्नमेंट ने हमारा रेवेन्यू रेगुलेट किया 1.35 इंटू हमारे जो कितने 16,79,000 हमारे पैसेंजर किलोमीटर है। जब आप इसका इंटू करेंगे 16,79,000 इंटू 1.35, देन आपको जो रेगुलेटर रेवेन्यू कल के आता है वो 22,66,650 का आता है। जब 22,66,650 का आपका रेगुलेटर रेवेन्यू होगा तो इसमें से आप कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2,21,315 का। ऐसे ही केस टू में क्या किया है, ईयर टू में क्या करेंगे, अब जो 59,400 है इसमें 8% ऐड करेंगे, 59,400 प्लस 8% करेंगे आप तो 64,152 आपकी वो आ जाएगी, मतलब एज इट इज यहाँ पर 8% और जोड़ देंगे। जो ईयर वन है उसमें आप प्लस कर देंगे 8% को, 8% इन्फ्लेशन का है उसको ऐड कर देंगे। केवल आप जो डेप्रिसिएशन है और रूट चार्जेस है, रूट परमिट चार्जेस इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो बस चल रही है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ही सेम किलोमीटर चल रही है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आ गई ये आ गई, रेगुलेटर रेवेन्यू हमको पता है, तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ गया वो आ गया 1,20,608 का। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 काफी सिंपल है। 4 क्या कहता है हमसे, 4 बात कर रहा है, पेज नंबर 6.17 पर है। देखो मैं बताऊं आपको, एसपीओएम जो आपका ये है सेट सी, इसमें केवल आप जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको भी कर जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये ऐसा कोई घबराइए मत कि मैं थ्योरी नहीं कर पा रहा या फिर मेरे को थ्योरी नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं थ्योरी के लिए अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखो ये सारी चीजें जो ऊपर लिखा हुआ है सब बकवास, इसको काटिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको कोई रेलिवेंस ही नहीं है। हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है नीचे वाला, हमसे पूछता क्या है वो, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मतलब कहीं तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने कोई प्लान दिया है अपना, उसको इवेल्युएट करना है हमको। देखो क्या कह रहा है, एचसीएल प्रोवाइड करती है एक ट्रीटमेंट अंडर द पैकेज सिस्टम है, जिसमें कंसल्टेंट ने एस्टिमेट किया है कि 2.5 डेज पर पेशेंट डेज एक व्यक्ति रुकता है। अगर हम कोई प्लान निकालेंगे तो उसमें दो रिड्यूस हो जाएगा, वो 2 दिन तक, मतलब कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो वो 2.5 डेज रुकता है। वैसे नॉर्मली अगर कोई भी नया प्लान जो मैनेजमेंट ने बताया है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो रिड्यूस करके 2 दिन हो जाएगा। और कंसल्टेंट ने बताई जो वेरिएबल कॉस्ट है पर पेशेंट डे की वो 500 है। एनुअली हमारे 15,000 पेशेंट विजिट करते हैं, ठीक है, ये सब ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, जो मैंने उसमें जो हमारा एक्सपर्ट है उसने बताया कि जो नया प्लान आप इंट्रोड्यूस करेंगे उससे जो रीएडमिशन रेट है वो बढ़ जाएगा, 3 से 5% हो जाएगा। और जो भी हमारा रीएडमिशन रेट है जो 2% बढ़ेगा, 2% किसका बढ़ेगा, जो 15,000 पेशेंट है हमारे, 15,000 इंटू 2% आप करेंगे तो मतलब 300 जो पेशेंट है वो एडिशनली विजिट करेंगे हॉस्पिटल को, जिससे कि जो हॉस्पिटल है, अब ये जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 25 लाख की एडिशनल कॉस्ट लगेगी। और जो एडिशनल कैश फ्लो है 4,500 रुपए का पर पेशेंट का न्यू एडमिशन से, मतलब जो 300 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं नए, उनका जो एडमिशन फीस होगी वो 4,500 पर पेशेंट है। अब इसको इवेल्युएट करना है।
तो कोई नहीं, सीधी सीधे देखिए कॉस्ट कितनी लग रही है और बेनिफिट कितना हो रहा है। देखो कॉस्ट कितनी हो रही है, एडिशनल कॉस्ट हमारी 25 लाख की लग रही है, प्लस में अब हम बेनिफिट की बात करते हैं। बेनिफिट कितना हो रहा है, बेनिफिट हमने देखा जो पेशेंट डे है, मतलब जो एक पेशेंट हॉस्पिटल में रुकता है वो 2.5 से रिड्यूस होके केवल 2 हो गया है, मतलब 0.5 का पेशेंट डे का आपका फायदा हो रहा है। 0.5 पेशेंट डे का आपका फायदा हो रहा है। अब जो 0.5 पेशेंट डे का आपका फायदा हो रहा है पर पेशेंट डे है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है 15,000, क्योंकि जो 0.5 पर पेशेंट डे है और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 15,000 है, मतलब 15,000 पेशेंट का इतने डेज का हमको सेविंग हो रही है। और जो पर पेशेंट डे की हमारी कॉस्ट कितनी थी, वो थी हमारी 500। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 37,50,000 का आपका सेविंग होगी, क्योंकि जो पर पेशेंट का आधा दिन हॉस्पिटल खर्चा सेव होगा। कहने का मतलब ये है, पहले एक पेशेंट 2.5 दिन रुका था ऑफिस वो हॉस्पिटल में, अब वो रुकेगा 2 दिन, तो जो आधे दिन का हॉस्पिटल का खर्चा है वो सेविंग हो गई हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की जो आधे दिन की सेविंग हुई है वो 15,000 पेशेंट्स के लिए हुई है, 15,000 पेशेंट के लिए हुई है, और जो आधे दिन का खर्चा था वो 500 था। इस हिसाब से जो हॉस्पिटल की सेविंग हुई वो 37,50,000 हुई। अब देखो जो री एडमिशन रेट है हमने देखा था 3 से लेके 5% हो गया, मतलब 2% की वृद्धि हुई। 2% में हमारे आते हैं 15,000 का 2% करेंगे 300 पेशेंट एडिशनली विजिट करेंगे। और हमने देखा था जो हॉस्पिटल की एडमिशन फीस थी वो थी 4500 रुपए। इस हिसाब से जो एडमिशन फीस में हॉस्पिटल को फायदा हुआ वो हुआ 13,50,000 का। जो नेट बेनिफिट अगर हम निकालते हैं तो 37,50,000 प्लस में 13,50,000 लेस करते हैं इसमें से 25 लाख, देन जो हमारा नेट बेनिफिट निकल के आता है हॉस्पिटल को वो आता है 26 लाख का। मतलब जो हॉस्पिटल है अगर जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट के प्लान को अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको 26 लाख का एडिशनल बेनिफिट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि भैया मैनेजमेंट प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और क्या दे रखा है इसमें सेकंड पॉइंट में, आल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट एंड अदर फैक्टर, वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बता दी। वही बात आपको थ्योरेटिकली लिखी हुई है कि 26 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का प्लान है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए अब हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। आप लोग सोचते होंगे कि बार बार मैं रिकॉर्डिंग को पॉज क्यों कर रहा हूँ। देखो रिकॉर्डिंग पॉज करने के पीछे रीजन ये है कि जो मेरा जो सेटअप है उसमें बार बार कोई इशू हो ही जाता है, तो इसलिए मेरे को रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ती है हर क्वेश्चन के बाद, जैसे कि आपकी जो क्लास है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए मैं आपकी अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार पॉज करता हूँ। सो चलिए देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए 5 क्या बात करता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि एनालाइज द बाय और मेक डिसीजन, मतलब कुछ तो इसमें बाय और मेक डिसीजन की बात हो रही है, उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंपनी है डीबीए, वो मैन्युफैक्चर करती है 25,000 फैन को, वो आउटसाइड सप्लायर से 190 रुपए में एक्वायर परचेज करती आ रही है एक कंपोनेंट फैन का। वो परचेज करती है 25,000 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट फॉर द यूज, उस कंपोनेंट की 25,000 यूनिट्स वो परचेज करती है। बट अब वो क्या चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि अब वो उस कंपोनेंट का इन हाउस प्रोडक्शन करे, जिससे कि इन हाउस प्रोडक्शन अगर वो करेगी तो 25,000 यूनिट तो वो प्रोड्यूस कर ही पाएगी, प्लस में उसके एडिशन में वो 5,000 यूनिट एडिशनली प्रोड्यूस कर पाएगी। इन हाउस प्रोडक्शन की हमको कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है 195 का, और जो एक्सटर्नली वो प्रोक्योर कर रहा था वो 190 पे कर रहा था। कोई नहीं, आगे करते हैं उसको। ही पॉइंटेड आउट था मार्केट एडिशन, अगर वो कहता है कि इन हाउस प्रोडक्शन अगर वो लोग करेंगे देन उनको यूनिट प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी 5% से, मतलब ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी 5% से। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है हमको 2500 रुपए की, और 600 रुपए की, 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, मतलब ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है पर फैन का वो हमको 5% से रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी यूनिट्स है वो ज्यादा 30,000 यूनिट्स अगर हमारी प्रोड्यूस होंगी तो सीधी सी बात है, जो डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हम एडिशनल यूनिट जब भी सेल कर पाएंगे जब अपना प्राइस डिक्रीज कर पाएंगे, उसी हिसाब से 5% आपको प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। एडिशनली उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए का आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा टू सेल द एडिशनल यूनिट्स। अब हम बात करते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी बैठ रही है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बैठ रही है हमारी 80 रुपीज। एक सेकेंड रुकिए जरा, कुछ दिक्कत होगी, कोई नहीं मैं आपको अलग से बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है आपकी 80 रुपीज। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमको ये सब क्वेश्चन में दे रखी है आपको,
डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 75 रुपीज। अब आती है फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं उन्होंने 40 रुपीज के, बट 40 रुपीज में हमको पता रखा है 70% वेरिएबल है, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपको पता भी होगा कि डिसीजन मेकिंग में हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो इरेलीवेंट होती है, मतलब वेदर हम प्रोड्यूस करें या ना करें तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो इनकर होना ही है, तो इसलिए हम उसको डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे। तो 40 रुपीज का 70% होता है हमारा 28। तो इस हिसाब से जो हमारी जो टोटल कॉस्ट आती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कंपोनेंट की, वो आएगी 183 वेरिएबल कॉस्ट की। इन हाउस अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, जबकि हम आउटसाइड सप्लायर से अगर किसी से परचेज करके लाते हैं तो 190 की होती है। तो इसको देखकर तो हमको लगता है कि भैया आपको इन हाउस ही प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट की जो कंपोनेंट है उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 183 आ रही है, जबकि आप बाहर से परचेज कर रहे हो तो वो 190 हो रही है। इसके हिसाब से तो आपको अपने खुद इन हाउस ही प्रोडक्शन करना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि कैपेसिटी भी आपकी बढ़ रही है 25,000 से 30,000 यूनिट, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको इन हाउस ही प्रोडक्शन करना चाहिए। बट अभी रुकिए, यूनिट बेसिस पे तो हमने बता दिया कि आपको इन हाउस प्रोडक्शन करना है, बट टोटल बेसिस पे भी तो देखना पड़ेगा हमको। टोटल बेसिस क्या कहता है हमारा? टोटल बेसिस में मतलब ये है कि आप ओवरऑल प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए कि इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। देखो प्रॉफिटेबल और नॉट बताने के लिए एक मैं ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ जब आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखो हमारी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है किसकी, जो सेलिंग प्राइस पर फैन है वो दे रखी है हमको 2500 रुपये, अगर हम बाहर से परचेज करके लाते हैं। यहीं पे हमको दे रखा है कि अगर हम इन हाउस उस कंपोनेंट का प्रोडक्शन करेंगे तो हमको 5% अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। 5% हमको अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 2500 लेस 5% जब हम करते हैं तो हमारा आता है 2375 का सेलिंग प्राइस। लेस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट को। देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखी है हमको सॉरी, ट्रेडिशनल सिस्टम में हमको बता रखा है जो आपका कंट्रीब्यूशन आता है वो 600 रुपये का निकल के आता है जब हम बाहर से परचेस करके लाते हैं। तो आप इसमें देखिए, एक तो वेरिएबल कॉस्ट उस कंपोनेंट की होगी जिस कंपोनेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो अदर कंपोनेंट्स होंगे जो फैन में लगते होंगे उनकी होगी। देखो हमको पता है कि जब हम बाहर से परचेस करके लाते हैं तो जो हमारी कंपोनेंट की कॉस्ट बैठती है वो होती है 190। देन जो बची हुई कॉस्ट होगी 2500 लेस में 600 करेंगे आप, 1900 में से 190 जब आप घटाएंगे तो 1710 की एक ऐसी कॉस्ट होगी जो फैन में अदर कंपोनेंट्स की होगी। अब हम आ गए हैं अपनी, जब हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं हमने देखा कि 5% से तो आपको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी, प्लस में हमने देखा जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 190 से लेके 183 हो जाएगी, लेकिन जो अदर कंपोनेंट की कॉस्ट है वो तो एज इट इज ही रहेगी ना। इसलिए जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 183 प्लस 1710 होगी। लेस करेंगे हम 2375 को, तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आएगा वो आएगा 482 रुपीज का। 482 रुपीज का कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे तो। अब बात आती है हमारी की प्रॉफिट की। देखो प्रॉफिट की बात समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन निकल के आया पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकल के आया है। हमारा जो पहली जो हम प्रपोज जो करंट सिचुएशन थी उसमें 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा था और हम कितनी यूनिट्स बेच रहे थे, 25,000 यूनिट्स बेच रहे थे। लेकिन जो प्रपोज कंडीशन है उसमें हम 482 का कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है, बेच रहे हैं हम 30,000 यूनिट्स को। तो इस हिसाब से जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आता है वो आ रहा है 1,50,00,000 का आ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन। 1.5 CR का इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है हमारा 482 इंटू 30,000, 14,86,000 का, वो 1,44,60,000 का इसमें आ रहा है कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी करंट सिचुएशन में थी नहीं, प्रपोज सिचुएशन में हमारी 1,00,000 रुपए की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ रही है, उसको लेस करते हैं हम, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो आता है 14,00,000, वो 1,44,59,000 हमारा आंसर निकल के आएगा प्रपोज सिचुएशन का। और जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1.5 करोड़ का।
तो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे कि हम प्रपोज सिचुएशन में जा रहे हैं तो हमको लॉस कितना हो रहा है, 1,50,50,00,000 में से आप 1,44,59,60,000 लेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमको 5,40,000 का लॉस हो रहा है। जब 5,40,000 का हमारा लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है हम प्रपोज सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने देखा जब हम यूनिट बेसिस पे कह रहे थे तो हम कह रहे थे कि भैया इन हाउस प्रोडक्शन आप कर लीजिए क्योंकि आपको 7 रुपीज का फायदा हो रहा है। 190 में आप खरीद के लाए थे, 183 में आपको वो कंपोनेंट पड़ रहा है। बट जब हम टोटल बेसिस पे देख रहे हैं, टोटल बेसिस पे हमने देखा कि आपको 5,40,000 का नुकसान हो रहा है अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे। तो ये ऐसे हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं कि यूनिट बेसिस पे क्या आएगा, टोटल बेसिस पे क्या आएगा। तो इसलिए हम ओवरऑल कंपनी को एडवाइस देंगे कि भैया आप इस ऑफर को एक्सेप्ट ना कीजिए क्योंकि आपका जो टोटल प्रॉफिट का लॉस हो रहा है वो हो रहा है 5,40,000 का। अब इन्होंने हमसे कहा है कि रिकमेंड करिए मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। कोई और अल्टरनेटिव आप रिकमेंड करिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आपको अब 5,40,000 का एक लॉस हो रहा है प्लस में। देखिए ओवरऑल नुकसान कितना हो रहा है आपका, 5,40,000 का था एक नुकसान हो रहा है जब आप प्रपोज सिचुएशन में जा रहे हैं। एक गलती हो गई हमसे। देखिए जब हम प्रपोज सिचुएशन में जा रहे थे तो ये एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट हमको दे रखी थी वो 1,00,000 रुपीज पर मंथ की दे रखी थी, जबकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे। तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो 12 लाख की आएगी। तो 1,44,60,000 में से हम 12 लाख लेस करेंगे तो हमारी आएगी 13,26,000। ये गलत हो गया मेरे से। 1,32,60,000 हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं तो डिफरेंस कितना आया हमारा, 1,50,00,000। तो हमारा जो टोटल लॉस आया हमारा वो आएगा हमारा 17,40,000 का। 17,40,000 का हमारा टोटल नुकसान हो रहा है कंट्रीब्यूशन का। इसलिए हम कहेंगे भैया आप जो इन हाउस आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस कंपोनेंट का उसको मत करिए क्योंकि आपका जो टोटल लॉस है वो हो रहा है 17,40,000 का। जैसा कि इसमें दे भी रखा है 17,40,000 का आपका टोटल लॉस है, 5,40,000 का आपका इंक्रीमेंटल लॉस है। इंक्रीमेंटल लॉस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल लॉस का मतलब है ये देखिए, ये है आपका 1,50,00,000 लेस करेंगे आप 1,44,60,000। देन आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 5,40,000 का आपका इंक्रीमेंटल लॉस है प्लस में जो 12 लाख की आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है उस हिसाब से आपका जो टोटल लॉस निकल के आता है वो आता है 17,40,000। इसलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि आप इन हाउस प्रोडक्शन ना कीजिए। और फिर आपका अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो पेपर है वो एसक्यूएम है, एमसीक्यू पेपर है, उसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल और कंटिन्यू करते हैं अपना स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे।